हेलो फाइटर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 और 6। गला थोड़ा सा ख़राब है तो मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इलेक्शन डे। शंकर जो है जब सुबह सो के उठता है तो देखता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं वोट देने के लिए। वो पोलिंग बूथ पे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन था वो जानना चाहता था कि क्यों, आखिर ये सब क्या है। तब उसके ग्रैंड जो फादर थे उन्होंने समझाया कि हम अपना रूलर आज चूज़ करेंगे। अब आते हैं चैप्टर पे। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। जो जो भी लीडर है या फिर रूलर है उनको वोट के द्वारा चूज़ करना काफ़ी कॉमन हो चुका है करीब लास्ट 50 ईयर्स में। लेकिन आखिर जानने वाली बात ये है कि हम पास्ट में कैसे रूलर्स को चूज़ करते थे। कैसे सम राजास को हमने जब चैप्टर 4 में पढ़ा था उनको कैसे चूज़ किया जाता था, जना के द्वारा या फिर पीपल के द्वारा। लेकिन करीब 3000 साल पहले हमने कुछ चेंजेस देखे हैं। वो भी किस में चेंजेस देखे हैं? राजा के चूज़ होने में। कुछ मेन जो हैं वो राजा बन जाते थे कुछ बिग सेक्रीफाइसेस करके। अश्वमेधा हॉर्स जो है एक तरह का सेक्रीफाइस है, जो कि एक रिचुअल ही है जिसके थ्रू राजा बनते हैं। उसमें होता क्या है, एक राजा अपने घोड़े को ऐसे ही छोड़ देता है और वो जिस जिस राज्य से भी होके गुजरता है, यज्ञ करने वाला राजा या फिर रिचुअल करने वाला राजा उस राज्य का राजा बन जाता है। अगर किसी राज्य के राजा में इतना हिम्मत है कि उस घोड़े को रोक सके तो घोड़े को रोकने के बाद रिचुअल करने वाले राजा से उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और अगर वो युद्ध जीत जाता है तो वो राज्य उससे नहीं छीना जाएगा। और इस तरह से अगर जो फाइनली राजा बन जाता था वो सेक्रीफाइसेस को ऑर्गेनाइज करके वो बहुत ही पावरफुल माना जाता था और लोग उसके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। राजा जो है एक सेंट्रल फिगर था इन रिचुअल्स का, और काफ़ी उसके लिए स्पेशल सीट होती थी थ्रोन या फिर एक टाइगर स्किन की। उसके चैरियट्स जो कि उसके कैंपेनियन हुआ करते थे इस बैटल फील्ड में और विटनेस करते थे एक्सप्लॉइट्स को, वो चैंटेड करते थे कुछ टेल्स उसकी ग्लोरी में। उसके रिलेटिव्स स्पेशली वाइफ एंड सन, उनको भी कुछ माइनर रिचुअल्स जो है परफॉर्म करने होते थे, और जो बाकी सारे राजाज होते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर्स बने होते थे और सिर्फ बैठ के सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म होते हुए देखते थे। प्रीस्ट जो हैं वो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे जिनमें कि क्या होता था, सैक्रेड वाटर को स्प्रिंग करते थे राजा के ऊपर, और जो ऑर्डिनरी पीपल था, जो विश और वैश्यास थे, वो उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। हालांकि कुछ लोग जिनको शूद्रास के जैसे रिगार्ड किया गया है उनको इस रिचुअल से एक्सक्लूड किया जाता था। अब आते हैं वर्णास के बारे में। वर्णास क्या थे? हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया के बारे में बताती हैं, स्पेशली कौन से एरिया में जो यमुना और गंगा का ड्रेनेज एरिया है, इस पीरियड के बारे में बताती हैं। ये बुक कई बार लेटर वैदिक के बारे में भी बताती हैं, जो कि क्योंकि इसमें कंपोज किया गया था ऋग्वेदा के बाद कंपोज किया गया था, जिसको हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसमें कौन कौन इंक्लूड थे? सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, और कुछ बाकी की बुक्स भी थी। ये कंपोज की गई थी प्रीस्ट के द्वारा और डिस्क्राइब किए गए हैं कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है। इसमें कुछ सोसाइटी के रूल्स भी दिए हुए हैं। काफ़ी टाइप के डिफरेंट ग्रुप्स होते थे सोसाइटी में उस टाइम पे, जैसे प्रीस्ट, वॉरियर, फार्मर्स, हर्डर, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक और फॉरेस्ट पीपल। कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स जो हैं वो रिच हुआ करते थे, वहीं पे कुछ फार्मर्स और हर्डर्स भी रिच हुआ करते थे, और कुछ और जैसे कि हर्डर हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गया, लेबरर्स हो गए, ये सब क्या होते थे, जनरली पुअर होते थे। जो प्रीस्ट है उन्होंने लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया था जिनको वर्णास कहते हैं, और इनके हिसाब से जो ईच वर्ण है उसके पास कुछ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट वर्ण है जिसको ब्राह्मण्स नाम दिया गया है, ब्राह्मण्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्टडी करेंगे और टीच करेंगे वेदास को, सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करेंगे और गिफ्ट्स को रिसीव करेंगे। वहीं सेकेंड नंबर पे आते हैं रूलर, जिनको हम क्षत्रिय के नाम से भी जानते हैं। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो फाइट करेंगे बैटल्स को और लोगों की रक्षा करेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं विश या फिर वैश्यास। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये फार्मर्स होंगे, हर्डर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे। लेकिन जो क्षत्रिय और वैश्यास हैं ये दोनों ही सेक्रीफाइस को परफॉर्म कर सकते थे।
लास्ट में आते थे शूद्रास, जो कि इन तीनों ग्रुप से बचे हुए लोग होते थे, वो शूद्रास की कैटेगरी में आते थे और ये किसी तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। कई बार जो वीमेन हैं उनको भी शूद्रास से ग्रुप में ही डाला जाता था, मतलब कि जो वीमेन है और जो शूद्रास है उन दोनों को ही वेदास को स्टडी करना अलाउ नहीं था। जो प्रीस्ट जिन्होंने इन सारे ग्रुप्स के बारे में बताया है उनका कहना था कि जो भी वर्णास है वो उनके बर्थ के साथ ही डिसाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के मम्मी पापा जो हैं ब्राह्मण्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण्स बन जाएगा। बाद में क्या हुआ, जिन्होंने कुछ और एक कैटेगरी बना दी जिनका नाम था अनटचेबल्स। इसमें वो क्राफ्ट पर्सन आते थे, हंटर्स आते थे, गैदरर्स आते थे, एज वेल एज वो लोग आते थे जो कि बरियल्स को परफॉर्म करते थे और क्रिमेशंस को परफॉर्म करते थे। प्रीस्ट ने ऐसा कहा कि इनके कांटेक्ट में आने से भी वो पल्यूट हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों को ये सिस्टम वर्ना का मतलब एक्सेप्ट नहीं था ब्राह्मण्स के द्वारा जो कि बनाया गया था। कुछ किंग्स जो है उनका मानना था कि वो सुपीरियर हैं किंग से, बल्कि कुछ का ऐसा मानना था कि बर्थ जो है एक बेसिस नहीं होना चाहिए वर्ना को डिसाइड करने के लिए। और कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनकी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। और कुछ का मानना था कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें थी। अब आगे आते हैं जनपदास के बारे में। जो राजा जो कि बहुत ही बिग सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे उनको अब रिकॉग्नाइज किया गया था। बिग सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया राजाज, जनपदा के राजाज के जैसे, रैदर देन जनाज। जो वर्ड जनपदा है उसका लिटरली मीनिंग होता है एक ऐसा लैंड जहाँ पे जना जो है अपने पैरों पे बैठती है और सेटल डाउन होती है। कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास के बारे में आगे हम देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने एग्जकेवेट करा है नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन जनपदास का, जैसे कि पुराना किला हो गया दिल्ली का, हस्तिनापुर हो गया मेरठ के पास, अतरंजी खेड़ा हो गया जो कि इटाह के पास है, जो कि अभी लास्ट के दो मतलब मेरठ और इटाह जो है वो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे लोगों के हट्स मिले हैं जो यहाँ पे रहते थे, वो कैटल्स को अपने पास रखते थे, एज वेल कुछ और एनिमल्स भी थे। वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। ये अर्थिन पॉट्स को ही बनाते थे, उनमें से कुछ जो है वो ग्रे कलर के होते थे, कुछ जो है वो रेड कलर के होते थे। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी भी मिली है इस साइड पर, इसको नाम दिया गया है पेंटेड ग्रे वेयर। जैसे इसके नाम से ही ऑब्वियस है, ये ग्रे कलर का पॉट होता था जिसमें कि पेंट डिज़ाइन जो है वो पेंट की जाती थी। यूजुअली सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो है उसमें ड्रॉ होते थे। अब आते हैं महाजनपदास के बारे में। करीब 25 साल पहले कुछ जनपदास जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए बाकियों से और फाइनली उनको नाम दे दिया गया महाजनपदास। जो ज़्यादातर महाजनपदास थे उनके पास अपनी कैपिटल सिटी हुआ करती थी और काफ़ी सारी तो फोर्टिफाइड भी थी। इसका मतलब ये कि वो ह्यूज वॉल्स से चारों ओर बनी हुई थी। वो वुड और ब्रिक्स दोनों की बनी हुई थी, साथ में स्टोन्स भी यूज़ किए गए थे। जो फोर्ट्स प्रॉब्ली बिल्ड किए जाते थे क्योंकि इससे क्या हो, लोग जो है अटैक करने से डरें और जो किंग है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसा इसलिए भी किया जाता था क्योंकि जो रूलर है वो दिखाना चाहता था कि कितना रिच और पावरफुल है और ये कैसे पॉसिबल है कि वो बिल्डिंग्स बना सके जो कि काफ़ी लंबी, लार्ज और इम्प्रेसिव हो सकें। ये ऐसा एक वे था जिसमें कि लैंड और जो लोग उसके अंदर रहते हैं उस फोर्टिफाइड एरिया के अंदर, वो उनको कंट्रोल करना भी ईजी हो जाता था किंग के द्वारा। और इस तरह की ह्यूज बिल्डिंग्स को बनाने के लिए काफ़ी सारे मतलब एक प्लान की ज़रूरत होती थी, काफ़ी सारे लेबर्स की ज़रूरत होती थी, काफ़ी सारे स्टोन और ब्रिक्स की भी ज़रूरत होती थी। इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। लेबर्स में थाउजेंड्स ऑफ मैन, वीमेन और चिल्ड्रंस जो है वो आते थे। काफ़ी नए राजा जो हैं इस टाइम पे आए निकल के, जिन्होंने आर्मीज़ को मेंटेन करना शुरू करा। सोल्जर्स जो थे उनको भी रेगुलर सैलरीज दिया जाने लगा और मेंटेन किया जाने लगा किंग के द्वारा थ्रू आउट द ईयर। कुछ पेमेंट जो है वो बनाई जाती थी प्रॉबेबली पंचमार्क कॉइन्स के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं टैक्सेस के बारे में। जब महाजनपदास जो हैं वो रूल किए जाने लगे, जिसमें कौन कौन से टैक्सेस होते थे, ह्यूज फोर्स बनाए जाते थे, मेंटेन की जाती थी बिग आर्मीज, जिसके लिए इनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए इनको ज़रूरत पड़ी ऑफिशियल्स की जो कि कलेक्ट कर सके इन सब टैक्सेस को। तो वो किसी ओकेजनल गिफ्ट्स पे डिपेंड रहे जो कि लोगों के द्वारा लाए जाते हैं। इससे अच्छा की है कि महाजनपदास में एक रेगुलर टैक्स सिस्टम को स्टार्ट कर दिया जाए। अब कौन कौन से टैक्स है वो देखते हैं। क्रॉप्स पे टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो लोग थे ज़्यादातर फार्मर्स ही हुआ करते थे। यूजुअली ये जो टैक्स था 1/6 होता था जो भी प्रोडक्शन होगा उसका। इसको बाघा या फिर शेयर के नाम से जानते हैं।
और जो दूसरा टैक्स था वो था क्राफ्ट पर्सनस पे। ये भी एक तरह का लेबर ही था। इसका मतलब ये है कि जो भी वेवर या फिर स्मिथ है उनको अपने पूरे मंथ में एक दिन या फिर कुछ टाइम किंग के लिए काम करना होगा। हर्डर्स जो है उनको भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो टैक्स पे करेंगे इन फॉर्म ऑफ एनिमल या फिर एनिमल प्रोड्यूस। और कुछ टैक्सेस जो है वो गुड्स पे भी लगते थे जो कि सोल्ड किए जाते थे ट्रेडिंग के थ्रू। हंटर्स और गैदरर्स से भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है राजा को प्रोवाइड करेंगे। बढ़ते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर। कुछ दो तरह के मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में इस टाइम पे। पहला ये हुआ कि आयरन प्लॉकशेयर की शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये कि जो हैवी क्लेरी सॉइल्ड हुआ करती थी उसको हम ज़्यादा बेटर अच्छे तरह से यूज़ कर सकेंगे, जो कि वुडन प्लॉकशेयर से उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता था। मतलब कि अब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगे ग्रेन। ओके। दूसरा ये कि लोगों ने पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये कि अब वो शीड्स को स्कैटर करेंगे ग्राउंड में, उसकी जगह पे डायरेक्टली प्लांट को स्प्राउट कर सकेंगे। सैम्पलिंग को ग्रो होगा जिससे क्या होगा, प्लांटिंग ईजिली हो जाएगी और इससे फाइनली प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा और प्लांट सर्वाइव कर सकेंगे। ओके। बैक ब्रेकिंग वर्क था एक तरह के। जनरली इसमें स्लेव मैन और वीमेन, जिनको दासा या फिर दासीज कहते हैं, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर इस काम को करते थे, जिनको हम कमकाराज भी कहते थे। अब एक क्लोज़र लुक लेते हैं मगधा का। मगधा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपदा बन के निकला करीब 200 सालों तक। काफ़ी रिवर जैसे गंगा और सोन जो है मगधा से होके जाती थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता था, वाटर सप्लाई ईजिली मिल जाती थी, लैंड काफ़ी फर्टाइल था। उसके साथ ही साथ जो मगधा का ज़्यादातर पार्ट था वो फॉरेस्टेड था। इसका मतलब ये जो एलिफेंट्स और उस फॉरेस्ट में रहा करते थे उनको कैप्चर करके ट्रेन करके आप आर्मी में यूज़ कर सकते थे। फॉरेस्ट हमें वुड भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हाउसेस को बिल्ड किया जा सके, कार्ट्स बनाए जा सकें, चैरियट्स बनाए सकें। इन सब के अलावा आयरन और माइंस जो हैं इस रीजन में टैप की गई थी, जिनसे कि टूल्स और वेपन्स को है और मजबूत बनाया जा सके। मगधा के पास दो बहुत ही पावरफुल रूलर थे, बिम्बिसारा और अजातशत्रु, जिन्होंने जितने भी पॉसिबल मेजर्स थे जनपदा को जीतने के, बाकी के जनपदास को, वो सब अपनाए। महापद्मानंदा जो एक अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर थे, इन्होंने अपना जो भी कंट्रोल था नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर तक सब कॉन्टिनेंट पे रखा था अपना। राजगिरा जो कि प्रेजेंट डे राजगीर में है, जो मतलब बिहार में, वो कैपिटल थी मगध की काफ़ी सालों तक। लेकिन इसके बाद ये कैपिटल शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्र, मतलब आज के पटना में। 2300 ईयर्स से भी ज़्यादा तक एक रूलर जिनका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मैकेडोनिया यूरोप में रहते थे। वो चाहते थे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना। ऑफ कोर्स ये एक चीज़ ये देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो कंट्रोल कर लिया था। अब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो ब्यास नदी के किनारे पर पहुँचे और वो आगे बढ़ना चाहते थे जब, तो उनके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो डर गए और क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना था इंडियन रूलर्स के बारे में कि उनके पास फुट आर्मीज़ बहुत होती है, चैरियट्स बहुत होते हैं और एलिफेंट्स बहुत होते हैं। अब आते हैं वाजी की तरफ। मगधा जो है बहुत ही पावरफुल किंगडम था, लेकिन जो वाजी उसकी कैपिटल वैशाली जो कि बिहार में है अभी, एक बहुत ही डिफरेंट काइंड का गवर्नमेंट था यहाँ पे, जिसको हम गना या फिर शंघा के नाम से जानते हैं। एक गना या फिर शंघा में ये केवल सिंगल नहीं होता, बल्कि इसमें काफ़ी सारे रूलर्स होते थे। इवन कभी कभी तो होता क्या था, थाउजेंड्स ऑफ मैन मिल के जो है रूल करते थे, जिनको हम और हर एक को हम राजा के नाम से ही जानते थे। ये जो राजास थे रिचुअल्स को एक साथ परफॉर्म करते थे, ये असेंबलीज़ भी मीट करते थे और डिसाइड करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, डिस्कशन के और डिबेट्स के थ्रू। एग्जाम्पल ये कि अगर इनको कहीं किसी एनिमी पे अटैक करना है तो ये मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें कैसे करनी है और कैसे थ्रेट्स को मीट किया जा सके। हालांकि जो वीमेन थे, दासा थे, कमकाराज थे, इनको इस असेंबली में पार्ट लेना अलाउड नहीं था। बुद्धा और महावीर, जिनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ही गना या फिर संघा से बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ विविड डिस्क्रिप्शंस भी हैं दिए गए हैं लाइफ ऑफ संघा के बारे में, जो कि हमें बुद्धिस्ट बुक में देखने को मिलते हैं। अब ये देख लेते हैं। आज अगर हम वाजी के बारे में देखें तो जहाँ पे दीघा निकाय एक बुक है, उसकी जो फेमस बुद्धिस्ट बुक है, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हुई हैं। ये करीब 2300 साल पहले लिखी गई थी। अजातशत्रु और वाजिस के बारे में है। अजातशत्रु चाहते थे वाजिस पर अटैक करना। उन्होंने अपने मिनिस्टर, जिसका नाम था वस्साकारा, को भेजा बुद्धा के पास, जिससे कि वो एडवाइस ले सकें इस मैटर में। बुद्धा ने वाजिस को बहुत ही फ्रीक्वेंटली मीट किया, उनकी पूरी असेंबलीज देखी हैं, और इस सब चीज़ों के बाद उन्होंने वस्साकारा को कहा कि वाजिस को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि वहाँ पे फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होती रहती हैं, वो मिलते हैं और एक्ट करते हैं साथ में।
वो जो भी रूल रखा गया, स्टेबलाइज रूल है, उसको फॉलो करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सुनते भी हैं अपने एल्डर्स की। जो राज्य की वीमेंस हैं उनमें किसी भी तरह का फोर्स या फिर कैप्चर नहीं किया गया है। चैत्यास मतलब जो लोकल श्राइन्स है वो बहुत ही अच्छी मेंटेन की गई हैं दोनों टाउन और विलेजेस में। वाइस सेंट्स जो कि फॉलो करते हैं डिफरेंट बिलीव्स को, उनको प्रॉपरली रेस्पेक्ट किया जाता है और पूरे कंट्री में फ्रीली हैं वो। जो भी राजाज थे पावरफुल किंगडम के, उन्होंने शंगा को कॉन्कर करने का ट्राई किया था। हालांकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक रही थी, करीब 1500 सालों तक, जो कि और जो लास्ट गना या फिर शंगा था जो कि एक्वायर किया गया था, कन्क्वायर किया गया था गुप्ता रूलर के द्वारा। इसके बारे में हम आगे 10th क्लास के में पढ़ने वाले हैं। एल्सवियर देख लेते हैं, ग्रीस और एथेंस के बारे में। करीब 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग थे उनमें एक अलग ही फॉर्म में गवर्नमेंट होती थी जिसका नाम था डेमोक्रेसी, जो कि करीब 200 सालों तक चली। जितने भी फ्री मैन हैं जिनकी एज 30 साल के ऊपर है, इनको फुल सिटीजन की जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। और ऐसा है कि एक साल में 40 बार असेंबली मिलेगी और डिसाइड करेगी, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजंस लिए जाएंगे। जितने भी सिटीजन्स हैं वो इस मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं उनमें जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे वो लॉटरी के थ्रू होते थे। मतलब जो भी पोजीशन पे आ जाते थे वो अपना नाम दे देते थे और लॉटरी के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता था। सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सर्व करेंगे आर्मी में और नेवी में। हालांकि जो वीमेन थी उनको कंसिडर नहीं किया जाता था सिटीजन्स के जैसे। इसके अलावा काफ़ी सारे फॉरनर जो कि रहते थे और काम करते थे एथेंस में मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन के जैसे, उनको भी सिटीजन्स के राइट्स नहीं थे। इन सब के अलावा काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स जो एथेंस में रहते थे, जो काम करते थे माइंस, फील्ड्स या फिर हाउस होल्ड में या फिर वर्कशॉप्स में, उनको भी सिटीजन्स के राइट जो है नहीं मिले हुए थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।